नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं वीएनएम हेडलाइंस से। आखिरकार प्रशांत किशोर ने कर दिया ऐलान, नहीं जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। गुजरात में आप और बीटीपी का गठबंधन, आदिवासियों के मुद्दे पर उठाएंगे आवाज। फिर एक बार विद्युत विभाग के इंजीनियरों की हड़ताल, 28 अप्रैल को मास सीएल पर। प्रशांत किशोर इन दिनों टॉक ऑफ द नेशन बने हुए थे। प्रशांत किशोर कांग्रेस में जा रहे हैं कि नहीं, उस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, जो आज आखिरकार खुद ही प्रशांत किशोर ने खत्म कर दिया है। आखिरकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया है। पिछले 15 दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि प्रशांत कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। प्रशांत ने इस पर खुद ही विराम लगा दिया और कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं, अच्छी लीडरशिप और बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। इससे पहले उन्होंने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिखाया था। फिर सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। कमेटी ने सलाह दी थी कि प्रशांत कांग्रेस में आए तो बाकियों का साथ छोड़ दे। इस पर आज कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम उनके द्वारा पार्टी के लिए किए गए प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। सुरजेवाला के बयान के बाद खुद पीके ने यह साफ कर दिया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रशांत ने भी एक ट्वीट करके लिखा कि मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। सोनिया गांधी ने प्रशांत की प्रेजेंटेशन और उनकी पार्टी में शामिल होने पर विचार करने के लिए कांग्रेस नेताओं की समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रशांत पर फैसला लेने के लिए कमेटी के सदस्य केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और प्रियंका गांधी वाड्रा 10 जनपद भी गए थे। कमेटी ये भी चाहती थी कि प्रशांत बाकी सभी राजनीतिक दलों से दूरी बना ले और पूरी तरह कांग्रेस के लिए समर्पित हो जाए। प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी और केसीआर की टीआरएस जैसी रीजनल पार्टी से गठबंधन कर ले। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गजों ने पहले ही प्रशांत से किनारा कर लिया था। वो खुद हैदराबाद में 2 दिन तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के घर पर डेरा डाले हुए थे। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात में भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीटीपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। આવનારા દિવસોમાં આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતમાં પધારવાના છે। તેઓ શ્રી આવતી 1 તારીખે ગુજરાત સ્થાપના દિવસના રોજ ગુજરાતમાં પધારશે અને ગુજરાતમાં સૌથી પહેલા તેઓ ચંદેરિયા મુકામે, ભરૂચના વાલિયા તાલુકામાં ચંદેરિયા મુકામે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે આદરણીય છોટુભાઈ વસાવા સાથે એક મીટિંગ કરશે, લાંબી ડિટેલ ચર્ચા કરશે। જે મીટિંગમાં આમ આદમી પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહેશે, બીટીપી પાર્ટી વતી મહેશભાઈ, એમના સાથી મિત્રો પણ હાજર રહેશે અને આ મીટિંગની પત્યા પછી આદરણીય છોટુભાઈ વસાવા અને માનનીય મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલજી બંને સવારે 11 વાગ્યે એક વિશાળ આદિવાસી સંકલ્પ મહાસંમેલનને સંબોધન કરશે અને આ આદિવાસી સંકલ્પ મહાસંમેલનની અંદર મીટિંગની અંદર જે ચર્ચા થઈ હશે એ તમામ બાબતો અરવિંદજી અને છોટુભાઈ વસાવા મીટિંગના માધ્યમથી લોકો સમક્ષ રાખશે। આદિવાસી સમાજના અનેક પ્રશ્નોને લઈને એક પાવરફુલ અવાજ તરીકે, મજબૂત અવાજ તરીકે માનની મહેશભાઈ વસાવા અને માનની છોટુભાઈ વસાવાના नेतृत्वમાં ઘણું કામ થયું છે। ત્યારે ભારતના બંધારણમાં આદિવાસી સમાજને જે હકો અધિકારો મળેલા છે, અનુસૂચિ 5 પ્રમાણે, અનુસૂચિ 4 પ્રમાણે અને જળ, જમીન, જંગલના અધિકારો, શિક્ષણના અધિકારો, આદિવાસી ગ્રામ પંચાયતોની સ્વાયત્તતાના અધિકારો, આ સિવાય આદિવાસી વિસ્તારોમાં બેકલોગની જે જગ્યાઓ છે, બેકલોગ બાબતે આદિવાસીઓને મળતી જે ગ્રાન્ટ છે, सब પ્લાનની ગ્રાન્ટ છે, એ ગ્રાન્ટ, આવા અનેક પ્રશ્નો બાબતે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી। એના ઉપર આમ આદમી પાર્ટી અને બીટીપી પાર્ટીના વરિષ્ઠ આગેવાનો સંયુક્ત રીતે ચર્ચા કરી
અને પોતાનું આગળનું વિઝન જે છે એ આદિવાસી સંકલ્પ મહાસંમેલનના માધ્યમથી રજૂ કરવાના છે. તો આવનારી 1 તારીખે અરવિંદ કેજરીવાલજી, માનની છોટુભાઈ વસાવા સંયુક્ત રીતે આદિવાસી મહાસંમેલનના માધ્યમથી પોતાની આગળની રણનીતિ જાહેર કરશે. ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારની અંદર જે પ્રશ્નો છે, વિસ્થાપિતોનો પ્રશ્ન છે, જળ જમીન જંગલના પ્રશ્ન છે, રોજગારીના પ્રશ્નો છે, એનો કોઈ ઉકેલ નથી આવ્યો. આજે ટ્રાઇબલની અંદર આપ જોવો છો કે આજે પણ લોકો 2 ટકના રોટલા માટે આજે પોતાનું ગામ અને પોતાનું ઘર છોડીને શહેરો તરફ જાય છે. એ દેશની આ 75 વર્ષની આઝાદી પછી પણ જ્યારે આ હાલત હોય અને એમ કેવું છે કે આ ભારત દેશ દુનિયાનો વિશ્વગુરુ બનશે, પણ આપ જોઈ લો કે જ્યારે ગામડાની હાલત હોય, દેશના 2 ગરીબ ભારત અને અમીર ભારત, જેની અંદર આપ જોવો છો કે ઉદ્યોગપતિઓને લાણીલા આપવામાં આવે છે, એ બાકીના લોકો તો આપ જોવો છો કે કોરોનાની અંદર, અત્યારે મોંઘવારીની અંદર જે લોકોએ આ હાલત ખરાબ કરી છે, આવનારા સમયની અંદર એ બતાવશે. અને અમારે ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટી, અમારા જે સીએમ કેજરીવાલજી જે આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક છે, એમની વિચારધારા સાથે અમે એમની સાથે 2 વખત મુલાકાત કરી અને આગળની રણનીતિ અમે કે ગરીબો માટેની જે વસ્તુ છે એ આગળ અમે એ વિચારો આગળ ધપાવીએ, એ આજે અમારી પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે. ને આવનારી 1 મે ગુજરાત સ્થાપના દિન છે, મહારાષ્ટ્રથી છૂટું પડી અને આ સ્થાપના દિન છે. એ સ્થાપના દિને અમે આખા ગુજરાતને, નવું ગુજરાતનું અમે મોડલ આપીએ. જેવી રીતે આ લોકો ગુજરાતનું મોડલ આપીને દેશ પર જતા રહ્યા છે, એવી રીતે અમે ગુજરાતમાંથી શરૂ કરી ને આખા દેશની અંદર અમે આ મેસેજ આપીશું. આમ આદમી પાર્ટી અને બીટીપી અમે ભેગા થઈને આખા દેશના જે ટ્રાઇબલ જિલ્લાઓ, ટ્રાઇબલ રાજ્યો છે અને બીજા રાજ્યોમાં પણ અમે આગળ વધીશું. ભાજપને હરાવવા માટે આખા ગુજરાતના લોકો 6.5 કરોડ લોકો અત્યારે તૈયારીમાં છે. અને કોંગ્રેસે શાસન કર્યું, કોંગ્રેસ આવતી આવી ગયા છે. હમણાં તો ખરીદ વેચાણ સંઘ જેવું છે ભાજપ કોંગ્રેસની અંદર. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપ ને ભાજપમાંથી કોંગ્રેસ, એટલે બંને સિક્કાની બાજુ બંને એક જ છે આ લોકો. એટલે લોકોએ એમને ઓળખી લીધા છે. गुजरात के विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मांग लंबे अरसे से सरकार सुन नहीं रही है. ऐसे में फिर एक बार आज वडोदरा में विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने मिला. गुजरात के वडोदरा शहर में जीईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा आज नारेबाजी कर विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया गया. दरअसल विभाग के कर्मचारियों को किसी न किसी बात पे सस्पेंड कर दिया जाता है या उनका तबादला किया जाता है, जिसका आज जीईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध किया. છેલ્લા 6 મહિનાથી અમે જોઈએ છે કે કોઈપણ એન્જિનિયરના નામે કોઈ કરપ્શનની ફરિયાદ કોઈ ગ્રાહક દ્વારા થતી હોય છે, જેની અંદર કોઈ સાબિતી ન હોવા છતાં પણ એન્જિનિયરને સીધા સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવે છે. અને એની અંદર અમે સસ્પેન્શન પાછું ખેંચવા માટે વારંવાર રજૂઆત કરી છે એમજીસીએલ મેનેજમેન્ટને, છતાં પણ એ સસ્પેન્શન રદ કરવામાં આવતું નથી. અને ત્યારબાદ આ જે અમારી માંગણીઓને લીધે કેટલાક હોદ્દેદારો ઉપર કિન્નાખોરી રાખી અને એમની બદલી પણ કરવામાં આવી છે. મેનેજમેન્ટમાં બેસેલા કેટલાક માણસો પર કરપ્શનના આક્ષેપો થયા હોય છે અને એમાં એમને બચાવવા માટે અમારા જે હોદ્દેદાર છે અત્યારે એજીએસ તરીકે એમઆઈ નાયક સાહેબ, તેમજ સર્કલ સેક્રેટરી તરીકે આરબી માલીવાડ સાહેબ, જે લુણાવાડા અને દાહોદ છે, એમને આ મેનેજમેન્ટમાં બેસેલા માણસો પર કરપ્શનના આક્ષેપો થતા હોય તેઓ સામેલ છે, એ આધાર રાખી અને એમની બદલી કરવામાં આવી છે. અને એના માટે અમે સતત એમની પૂછપરછ કરીએ છીએ કે તમારી પાસે કોઈ સાબિતી હો તો આપો, તો સાબિતી આપતા નથી અને એ સસ્પેન્શન પણ પાછું ખેંચતા નથી. તેમજ અને હોદ્દેદારોની બદલી પણ આજે છેલ્લા 15 દિવસથી અમે કહ્યું છે પણ કરતા નથી. એના માટે અમે આ આંદોલનનો રસ્તો લીધો છે. આજે અમારો આ સૂત્રોચ્ચારનો પ્રોગ્રામ છે. 28 તારીખે એમજીવીસીએલના દરેક એન્જિનિયર માસ સીએલ મૂકશે અને 30/4 દરેક એન્જિનિયરો अचौक्कस मुदतनी हड़ताल करશે. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में कई चंदन के झाड़ हैं, जिनकी चोरी की घटनाएं प्रशासन नहीं रोक पा रहा है. गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी है. एमएस यूनिवर्सिटी में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से चंदन के पेड़ लगाए गए थे, जिसकी बार बार चोरी की घटनाएं यहां घटती रहती है. इस बार एक ही महीने में दूसरी बार चंदन की चोरी का मामला सामने आया है. एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में चंदन की चोरी की घटना को अंजाम देते हुए असामाजिक तत्वों ने फिर एक बार विजिलेंस की टीम
को चुनौती दी है। एमएस यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड और विजिलेंस स्टाफ फिर एक बार सोता हुआ उजागर हुआ है। पिछले दिनों संस्कृत महाविद्यालय में भी चंदन की लकड़ी की चोरी की घटना एमएस यूनिवर्सिटी में सामने आई थी, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से बार बार अति कीमती चंदन की लकड़ी की चोरी एमएस यूनिवर्सिटी में से सामने आती है। गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के चलते वाहनों में भी लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। वडोदरा के निजामपुरा में एक लग्जरी बस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी देखने मिली। गर्मी के इन दिनों में वाहनों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वडोदरा के निजामपुरा इलाके में एक निजी ट्रैवल्स की बस में अचानक आग लग गई, लेकिन बस में लगी आग के चलते इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल देखने मिला। आनन फानन में दमकल विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई। दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने पूरी तरह से बस को अपनी चपेट में ले लिया था। आग की ऊंची ऊंची लपटें बस में से उठती हुई देखने मिल रही थी। इस दुर्घटना में बस संपूर्ण रूप से जलकर खाक हो गई है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम टीवी। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। वीएनएम बुलेटिन में अब वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा डीसीजीआई ने 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है, जिसके 2 डोज लगाए जाएंगे। ये फैसला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग के बाद आया है, जिसमें भारत बायोटेक से कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों को लगाने के लिए डेटा मांगा गया था।
राजस्थान की पुलिस ने एक पुजारी को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने जालोर के मंदिर में नवविवाहित दलित दंपत्ति को मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने से रोका था। गांव के नीलकंठ मंदिर के गेट से ही दंपत्ति को लौटा दिया गया था। परिवार और रिश्तेदारों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने पुजारी के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी तक नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अनुसूचित जाति का बताकर उन्हें रात भर वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। हालांकि मंगलवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो जारी कर इस आरोप को गलत करार दिया है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद चाय पीते राणा दंपत्ति साफ साफ नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर 12 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। बता दें कि देश में पिछले एक हफ्ते से लगातार 2000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है, जहां रोज 1000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। पाकिस्तान के कराची शहर की यूनिवर्सिटी में आज एक फिदाइन हमला हुआ। 5 लोगों की इस फिदाइन हमले में मौत हो गई है। हमला कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास एक कार के करीब हुआ। पुलिस के मुताबिक मारे गए 5 लोगों में से 3 चीन की महिला प्रोफेसर थी, चौथा उनका पाकिस्तानी ड्राइवर और 5वां एक गार्ड था। कराची पुलिस द्वारा इस मामले बताया गया कि ये एक फिदाइन हमला था और बुर्का पहने हुए एक महिला ने इसे अंजाम दिया। मारे गए लोगों में 3 चीनी महिला प्रोफेसर, उनका ड्राइवर और गार्ड शामिल है। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। गुजरात का वडोदरा शहर यूं तो काफी विकसित है, लेकिन पानी की समस्या यहां कई इलाकों में अक्सर देखने मिलती है। इलेक्शन वार्ड नंबर 1 के कई इलाकों में सुचारू जलापूर्ति नहीं होती है। ऐसे में निवासियों ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में मामले पर विरोध जताया। वडोदरा में पिछले कई सालों से कई इलाकों में न पानी आता है और अगर आता भी है तो काफी कम प्रेशर से, जिससे लोग परेशान होते हैं। वडोदरा के इलेक्शन वार्ड नंबर 1 में क्रिश्चियन मोहल्ला, संत जोसेफ सोसाइटी, फुलवाड़ी और निजामपुरा के कुछ इलाके में पानी ही नहीं आता है। ऐसे में गर्मी के इस मौसम में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में आक्रोशित महिलाओं ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय पर हल्लाबोल करते हुए मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इलेक्शन वार्ड नंबर 1 के अंदर आने वाला जो विस्तार है वो निजामपुरा, फुलवाड़ी और टीपी गेट का विस्तार के अंदर आज देख सकते हो कि उनके प्रेशर से पानी नहीं मिल रहा, कहीं पर पानी नहीं आ रहा है और ये सरकार बोल रही है नल से जल मिलेगा, लेकिन जब पानी ही नहीं है। यहाँ पर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय के अंदर जो आजवा सरोवर बना, उनके बाद में आज ये सत्ताधारी पक्ष ने एक भी जगह पर एक सरोवर नहीं बनाया है। उसके लिए वडोदरा महानगर पालिका की जो अंदर जो बस्ती है वो बढ़ रही है, लेकिन पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। इसी के हिसाब से आज हम लोग मटके फोड़ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा गरीबों के लिए जो सस्ता अनाज प्रदान किया जाता है, उसकी कालाबाजारी करते हुए गेहूं में से मैदा बनाकर एक्सपोर्ट किए जाने की सनसनीखेज घटना गुजरात के भावनगर में सामने आई है। सरकार द्वारा गरीबों को गेहूं, चावल, दाल जैसा अनाज सस्ते दामों में मुहैया कराया जाता है ताकि कोई भी भूखा ना सोए, लेकिन कुछ लोग इसी सरकारी राशन की कालाबाजारी कर गरीबों के मुंह से निवाला छीन लेते हैं। ऐसा ही एक काला कारोबार भावनगर की चित्रा GIDC में उजागर हुआ है, जहां ताराचंद नामक व्यक्ति की फैक्ट्री में छापेमारी कर सरकारी अनाज का बड़ा सा जत्था पकड़ा गया है। करीबन 150 टन गेहूं और चावल का जत्था आपूर्ति विभाग ने जब्त किया है। इससे मैदा बनाकर उसका निर्यात किए जाने का काला कारोबार उजागर हुआ है। આજે સવારના ચિત્રા GIDC ના પ્લોટ નંબર 370 પૈકી 4 તારાચંદ નામની પેઢીને ખાતે અનાજનો જથ્થો પડેલ હોય એવી માહિતી મળતા પુરવઠાની ટીમની કામગીરી ચાલુ કરેલ હતી। પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયેલ હતી। અત્યાર સુધીમાં 150 ટન અંદાજિત જેટલો જથ્થો ત્યાં ગણતરી કરવામાં આવેલી છે। ટીમની કામગીરી અત્યારે ચાલુમાં જ છે। જથ્થો ક્યાંથી આવેલો છે એ તો તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ માહિતી મળી શકે। અત્યારે તો એની ગણતરી કામગીરી ચાલુમાં છે। અગાઉની કામગીરી તો જે વખતે પકડાયા હશે તે જે રીતે કાયદાકીય કાર્યવાહી આ વખતે પણ થશે। જો એમાં કોઈ બહારથી કે રેશનનો જથ્થો દુકાનો ઉપરથી કે લેવામાં આવેલો હશે તો એની સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે। અત્યારે તો ત્યાં જથ્થો કેટલો છે
પહેલાં તો એ જ વેરીફાઈ કરવાની કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે. પુરવઠા ટીમ, પુરવઠા ઇન્સ્પેક્ટર બધા ત્યાં સ્થળ ઉપર જ છે સવારથી. એમાં ઘણો ખુલ્લો જથ્થો પણ છે, બારદાન પણ છે, બોરીઓ પણ છે. એ બધું વેરિફિકેશન ચાલુ છે. એ અત્યારે કોઈ માહિતી હજી ફાઇનલ ટીમે રિપોર્ટ આપેલો નથી ત્યાંથી. એમાં ફાઇનલ રિપોર્ટ આપે ત્યારબાદ જ ખબર પડી શકે. હા, એ જે હશે, અત્યારે અમારી પાસે કોઈ પ્રાથમિક રિપોર્ટ પણ નથી આવેલો. ટીમ ત્યાં છે સ્થળ ઉપરથી. ટીમ જે રીતનો રિપોર્ટ સબમિટ કરશે ત્યારબાદ જ આગળનું કંઈ કહી શકાશે. इस तरह से सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है ताकि गरीबों को उनके हक का अनाज मुहैया कराया जा सके। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी की कई परीक्षाओं के परिणाम नहीं दिए गए हैं, जिस पर सीनेट सदस्य कपिल जोशी ने प्रबंधक का ध्यानाकर्षण कराया। गुजरात के वडोदरा शहर में ऐतिहासिक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी है, जिन्हें महाराजा ने खुद बनवाया था। यहां कई फैकल्टीज चलती है, लेकिन कई फैकल्टीज के परिणाम कई दिनों से नहीं देने पर यूनिवर्सिटी फिर एक बार विवाद में आ गई है। इस मामले सेनेट सदस्य कपिल जोशी द्वारा सोशल वर्क फैकल्टी में ली गई विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम नहीं दिए जाने पर विरोध जताया है। ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કની અંદર MSW, MHRM, IRPM, DHRM અને BSW આવા અનેક જે કોર્સ છે જેની એક્ઝામ ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ ફેકલ્ટી દ્વારા લેવામાં આવી હતી, પણ હજી સુધી ફેકલ્ટી કે યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોનું પેટનું પાણી નથી હલતું અને હજી પણ રિઝલ્ટ એ લોકોએ ડિક્લેર નથી કર્યા. વાત બહુ ગંભીર છે, કારણ કે આ બધા વિદ્યાર્થીઓ માર્કેટમાં જોબ માટે અપ્લાય કરતા હોય છે, IRPM, DHRM, તો એ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો, ફેકલ્ટીના સત્તાધીશોને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ હજી સુધીમાં રિઝલ્ટ ડિક્લેર નથી થયા. વાત બહુ ગંભીર છે. યુનિવર્સિટી એક્ટ ઓર્ડિનન્સ 280 એમાં લખેલું છે કે જ્યારથી યુનિવર્સિટીની અંદર ડેટ ઓફ કમ્પ્લીશન ઓફ એક્ઝામિનેશન એના 45 દિવસની અંદર યુનિવર્સિટી ફેકલ્ટી સત્તાધીશોએ રિઝલ્ટ જાહેર કરવું જરૂરી છે. આ યુનિવર્સિટી એક્ટમાં લખેલું છે. જ્યારે આજે 2.5 મહિના થઈ ગયા તો પણ ફેકલ્ટી કે સત્તાધીશો યુનિવર્સિટીની અંદર રિઝલ્ટ ડિક્લેર નથી કરી શક્યા. આજે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક 390 આશરે વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે. આવી નાની ફેકલ્ટીની અંદર પણ જ્યારે 2.5-3 મહિના રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરવામાં થાય છે ત્યારે મને લાગે છે કે આ એક અપરાધ છે. આ ફેકલ્ટી યુનિવર્સિટીનો ક્રાઇમ છે, જેની સજા વિદ્યાર્થીઓએ ભોગવવી પડે છે. આજે યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલરશ્રીને અમે રજૂઆત કરી છે કે તાકીદે એક સેનેટ મેમ્બર તરીકે હું માંગણી કરું છું કે તમે તાત્કાલિક ધોરણે રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરો અને વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય અપાવવા માટે આજે અમે રજૂઆત કરી છે. ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો જે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટના તાઇફાઓ બંધ કરે અને પ્રાયોરિટી પર જે વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ છે, પ્રમાણપત્ર છે, એના ઉપર काम કરીને जाहिर तात्कालिक करे। देश के कई राज्यों की तरह अब गुजरात राज्य में भी हत्या की वारदातें आम होती जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में प्रेम संबंधों के चक्कर में एक युवक को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी शिनाख्त 2 महीने बाद हो पाई। गुजरात के जूनागढ़ से 2 महीने पहले संजय चौहान नामक युवक लापता हुआ था, जिसकी शिकायत पिता मनसुख चौहान ने पुलिस थाने में की थी। संजय चौहान की बाइक जूनागढ़ की झाड़ियों से बरामद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए युवक की हत्या हुई होने का खुलासा किया है। कड़क में कड़क सजा मळे, अमने न्याय आपवो जोईए, साहेब ने कही न्याय अमने मळी जाए तो वधारे सारुं रहे। नाना माणस छे। पुलिस द्वारा इस मामले संजय चौहान की कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर तफ्तीश की, जिसमें झाड़ियों से मृतक का शव भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही मृतक के दस्तावेज और अन्य सामान के आधार पर शिनाख्त कर आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की गई है। जूनागढ़ शहर में गोकुलनगर विस्तार में रहता मनसुखभाई देवसीभाई चौहान नामना व्यक्तिए तेना पोतानो दीकरो संजय उमर वर्ष 28 नो 2 मास पहला गुम थयेलानी जाण तारीख 15/4/2022 ना रोज बी डिविजन पोलीस स्टेशन में करवामां आवेल। आम तो दर वखते तेमनो दीकरो संजय अवारनवार कामे जवानुं कही अने 2-3 महीने पाछो आवतो होय। आ वखते तेओए जेथी तेओ जाण करता नथी
પણ આ વખતે તેઓ જે મોટરસાયકલ લઈને ગયેલા તે ઝાંઝરડા તળાવ પાસેથી મળતા તેઓને શંકા જતા બી ડિવિઝન પોલીસને જાણ કરવામાં આવેલ. બી ડિવિઝન પોલીસ તેમજ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા ટેકનિકલ સોર્સ આધારે જે માહિતી મળેલ એના આધારે અજીત કોળી નામના યુવાન સાથે છેલ્લે વાત થયેલ હોય, જેની પૂછપરછ કરતા અજય કોળી તેમજ સંજય આદિવાસી તેમજ એક કાયદાના સંઘર્ષમાં રહેલ બાળક દ્વારા તેનું મોત નિપજાવવાની હકીકત બહાર આવેલ હતી. જે આધારે મનસુખભાઈ દેવસીભાઈ ચૌહાણે બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ખૂનનો ગુનો નોંધાવેલ છે અને હાલમાં ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં आवेल છે. उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस द्वारा अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 लाख रुपए के पटाखों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है. इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों के पास से बने हुए और आधे बने हुए करीबन 2 लाख रुपए की कीमत के पटाखे भी जब्त किए गए हैं. अवैध पटाखा बनाने वाले 2 आरोपियों को पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है. नजीबाबाद के गड़मलपुर गांव के बाहर एक कोठरी में अवैध पटाखा बनाने का काम चल रहा था, जहां पर बने अनबने पटाखे, गंधक, पोटास आदि मिले. वहां से 2 व्यक्तियों को सत्यवीर एवं अरशद को गिरफ्तार किया गया है. एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष है. करीब 25 पेटी बने अनबने पटाखे इनको डिस्ट्रैक्ट कराया जा रहा है. गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है. गुजरात के सुरेंद्रनगर के एक गांव में पेट्रोल भरवाने आए शख्स ने पेट्रोल के पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर हमला कर दिया. ये मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है. गुजरात की मुड़ी के सरा गांव में नीलकंठ पेट्रोलियम है, जहां असामाजिक तत्वों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. यहां के असामाजिक तत्वों को पुलिस का कोई डर नहीं है. ऐसे में दिन दहाड़े लोगों पर हमले की वारदात सामने आ रही है. सरा के नीलकंठ पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसा ही देखने मिला, जहां महादेवगढ़ गांव के एक शख्स मुकेश भरवाड़ ने पेट्रोल भरवाया और पेट्रोल के पैसे नहीं चुकाए. ऑपरेटर द्वारा पेट्रोल के पैसे मांगे जाने पर मुकेश भरवाड़ ने ऑपरेटर शेर सिंह पन्ना सिंह राजस्थान वाला पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया, जिसमें शेर सिंह के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है. ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अक्सर आरोपी मुकेश भरवाड़ पेट्रोल डीजल भरवाकर पैसे नहीं देता है. ऐसे में कर्मचारियों द्वारा आवाज उठाने पर कर्मचारी पर हमले की घटना सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है. तारा पेट्रोल पंप पर सवाરના અંદાજે 8 થી 8:30ની ગાળાની અંદર એક શખ્સ મુકેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભરવા માદેપુરા ગામનો આવી અને મારા 3 ફિલરમેન કામ કરતા હતા. એક ફિલરમેન ઓફિસમાં હતો, 2 ફિલરમેન બહાર હતા. એને સવારે પેટ્રોલ ભરવા બાબતે લગ કરી અને જે શેરસિંગ કરી છે એને લોખંડની પાઇપ વડે એના પર હુમલો કર્યો અને એ પત્તા અને મારી ઓફિસ તરફ માણસ અંદર એક આવતો રહ્યો એટલે એની પાછળ પાઇપ લઈને ભાગે છે. તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અને મારી અંદર ઓફિસની અંદર હિસાબની કેશ તેમજ હિસાબ બધો અમારો પડેલો હતો અને બહારથી તમે જોઈ શકો છો વિડીયોની અંદર કે લૂંટના ઈરાદે એ ભાઈ ધક્કામુક્કી કરે દરવાજાની. 2 જણા બહાર અંદરથી દરવાજાને પકડીને દબાઈ રાખે છે. આ બધું વિડીયોની અંદર છે બતાવવામાં આવે છે. અને આજ સવારથી હું એ ભાઈને દવાખાને પણ લઈ જઈને અત્યારે આવ્યો છું. અત્યારે મેં પોલીસ રિપોર્ટે લખાવેલી છે મુડી પોલીસ ઓફિસે અને અમને તંત્ર ઉપર પૂરો ભરોસો છે કે આગળ કાર્યવાહી થશે. गुजरात के वडोदरा शहर में गांधीनगर गृह में प्रिंस बी कुमावत फैंस क्लब द्वारा राजस्थानी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रिंस बी कुमावत फैंस क्लब द्वारा वडोदरा शहर में राजस्थानी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने मिली. राजस्थानी गीत संगीत यहां प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्थानी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. यहां मुख्य अतिथि के रूप में ब्राह्मण समाज के अग्रणी भंवरलाल गौड़ उपस्थित रहे. रंगारंग कार्यक्रम में राजस्थानी नृत्य समेत की कई प्रस्तुतियां दी गई, जिसने राजस्थान की संस्कृति को उजागर किया.
फ्रेंड्स आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। और आप देखिएगा कि शो कैसा हुआ, उनको पता है कि जो शो है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सॉन्ग है, मैंने सिंगिंग किया, डांस भी किया, बहुत मजा आया, एंटरटेनिंग किया। और धन्यवाद। समस्त राजस्थान समाज के जो 56 समाज है, उन सबका लाडला बेटा हमारे महामंत्री भरत भाई कुमावत का पुत्र है, ये प्रिंस कुमावत। इसको हम सारा समस्त राजस्थान मिलकर आज लॉन्च करने जा रहे हैं। जो इसका पहला सॉन्ग था बन्ना फैशन वाला, उसको 13 मिलियन उसके वो मिले हैं मार्क। और ये इतनी छोटी उम्र में ये बच्चे ने बहुत कामयाबी हासिल की है। तो समस्त राजस्थान समाज और हमारा पूरा बड़ौदा शहर इस बच्चे को आज शुभकामनाएं देता है और इसके सुखद भविष्य की आगे बहुत बड़ा कलाकार बने, इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। इसी बीच राजकोट में कांग्रेस द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में प्रदेश कांग्रेस प्रदेश संगठन प्रभारी रघु शर्मा ने गुजरात में 125 बैठक जीतने का दावा किया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दल हरकत में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के भागरूप राजकोट में जिला स्तरीय कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और जिले के लोगों की समस्याओं पर खास विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी रघु शर्मा उपस्थित रहे और उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 125 बैठक जीतने का दावा किया। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम करार दिया। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जहां पर सरकारें कांग्रेस पार्टी की बन गई, हमारे धारासभ्य ज्यादा जीते गोवा में, लेकिन सरकार बीजेपी बना रही है। ये जो खरीद फरोख्त का खेल है ना, जहां मैंडेट बीजेपी को नहीं मिलता है, वो खरीद फरोख्त करके मैंडेट लेती है। ये भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या है? हमसे क्या पूछते हो? हम तो विपक्ष में हैं। सुनिए, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या गुजरात के? देखिए मेरी बात सुनो। ये दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे हो सकता है? लेकिन यहां हो रहा है। आप लोग मान लेते हो कि वो गुजरात का भी चेहरा है। नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए वो सत्ता में है, लगातार 27 साल से सत्ता में है, उनका चेहरा कौन होगा? क्योंकि चेहरे बदल रहे हैं, चेहरे वहां बदल रहे हैं, उनका चेहरा कौन होगा वो बताएं। कांग्रेस पार्टी का कायदा ये रहा है, हमने किसी भी राज्य में चुनाव से पहले कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। जहां हमारी सरकार है और मुख्यमंत्री है, वो तो अपने आप में चेहरा है। मैंने कहा ना, चुनाव आ जाने दो, पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। 5 साल तक यहां संघर्ष कांग्रेस पार्टी करती है। ये चुनाव के दौरान पार्टियां आती है, चाहे एमआईएम हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और चुनाव के बाद गायब हो जाती है। आप बताइए, मेरे को गोवा में भी लड़ा था ना आम आदमी पार्टी ने चुनाव, उत्तराखंड में भी लड़ा था, यूपी में भी लड़ा था, क्या हुआ? तो ये चुनाव लड़ना अलग बात है, वैकल्पिक पार्टी बनना वो तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की इस चिंतन शिविर में विधायक परेश धानानी, ऋत्विज मकवाणा, विधायक ललित वसोया, महामंत्री भीखाभाई समेत के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। देश के अग्रणी राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में जाएंगे कि नहीं, उस पर असमंजस लंबे अरसे से बना हुआ है, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये माजरा थोड़ा सा पेचीदा ही लग रहा है। नमस्कार। आज की बातचीत में फिर एक बार कांग्रेस और प्रशांत किशोर। अभी तक ये साफ नहीं हो रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस के भीतर प्रशांत किशोर का प्रवेश हो रहा है या नहीं, लेकिन आज जो चर्चाएं दिन भर सियासी गलियारों में दौड़ती रहीं, चर्चा का विषय बनी रहीं, वो ये कहती हैं कि प्रशांत किशोर ने अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी मारी है, जब मैं ये कहता हूं तो इसका अर्थ ये है कि शायद प्रशांत किशोर के दरवाजे कांग्रेस
के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब बंद होते नजर आ रहे हैं और इसके लिए कोई और नहीं, खुद प्रशांत किशोर जिम्मेदार हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? प्रशांत किशोर दरअसल एक, जितना मैं समझाऊं, एक बेहद आत्ममुग्ध और महत्वाकांक्षी राजनेता बनना चाहते हैं। अभी तक वो एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर थे जो तमाम पार्टियों को किसी आइडियोलॉजिकल सहानुभूति या सिंपैथी के आधार पर नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की फीस लेकर वो पॉलिटिकल पार्टीज को ये सपोर्ट मुहैया कराते रहे हैं। शुरुआत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ की थी, जब उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया था और उस कैंपेन का संचालन किया था। इसके बाद फिर वो अलग अलग दलों में चले गए, नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार में तो, उनकी पार्टी में तो उनका प्रभाव ऐसा बढ़ गया कि उस पार्टी के उपाध्यक्ष बन बैठे, लेकिन उसी पार्टी ने उनको बाद में बेआबरू करके निकाल दिया। कुछ और दलों के उन्होंने चक्कर लगाए, बातचीत हुई, कहीं दाल गली कहीं दाल नहीं गली। ममता बनर्जी के साथ उन्होंने इस चुनाव में साथ दिया, लेकिन ममता बनर्जी, हम सब जानते हैं कि बंगाल में जो जीत का सेहरा है, जो जीत की शिल्पकार हैं, वो ममता बनर्जी हैं, प्रशांत किशोर नहीं। लेकिन बंगाल में जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपने ऊपर शाबाशी लेनी चाहिए, अपने को खुद को श्रेय देना चाहा, वो राजनेताओं को पसंद नहीं आया, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को। और ममता बनर्जी ने उनका अनुबंध आगे जारी रखने से मना कर दिया। इससे प्रशांत किशोर बेचैन हो गए। काफी समय लगा और जब ममता बनर्जी ने उनका अनुबंध रिन्यू किया तो संभवतः ये अंडरस्टैंडिंग बनी है कि अब प्रशांत किशोर अपना कोई दूसरा ठिया ठिकाना घर ढूंढ लें, खोज लें, तब तक वो तृणमूल कांग्रेस के साथ अनुबंध के आधार पर काम करते रह सकते हैं। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस उनको उनकी सेवाओं, न तो सेवाएं लेगी और न ही उनका कोई भुगतान करेगी, जहां तक मेरी जानकारी है। तो अब इसलिए है कि ताकि समय रहते प्रशांत किशोर अपना अगला घर, अपना दरवाजा, अगली पार्टी खोज लें। अब प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा ये थी, जैसा कि उन्होंने बंगाल चुनाव के बाद कहा था, कि वो अब एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर नहीं बनना चाहते, बल्कि वो एक सियासी पारी खेलना चाहते हैं, सियासत में आना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और रिश्ते वहां इतने खराब हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। इसके बाद नीतीश कुमार के साथ उन्होंने पारी खेली, फिर उनके साथ संबंध इतने खराब हुए कि वो उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करते। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी उनको देखा और उन्होंने जब अपना श्रेय लेना शुरू कर दिया बंगाल चुनाव में, तो ममता बनर्जी उनसे कोई बहुत खुश नहीं है। केजरीवाल के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन केजरीवाल ने उनको नमस्ते कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो पंजाब में उन्होंने कुछ सेवाएं लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि उनके साथ दाल नहीं गलेगी, बात नहीं बनेगी, तो प्रशांत किशोर को पंजाब से भी चलता कर दिया गया। अब आज की खबर है कि तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने जो है वो प्रशांत किशोर के साथ किसी तरह के अनुबंध से मना कर दिया। यानी अब ले दे करके उनके पास सिर्फ कांग्रेस बचती है, जिसका दरवाजा वो खटखटा रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि वो दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, लेकिन अपना जो एरोगेंस है, अपना जो अहंकार है, अपना जो घमंड है, वो भी बनाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद की बात है और बीच में भी, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दोनों की उन्होंने आलोचना की थी। और क्या कांग्रेस में उनका प्रवेश इसके बाद भी संभव था? कोई ऐसा नेता जो शिखर नेतृत्व की आलोचना करे और वो पार्टी में शामिल हो जाए? मुझे तो कठिन लगता है। अब क्या वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आलोचना करके भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं? नहीं। क्या वो ममता बनर्जी की आलोचना करके
तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी बन सकते हैं? नहीं। तो कांग्रेस में वो किस आधार पर ये आस लगाए बैठे हैं कि 600 पेज का उन्होंने एक जो प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें 70 स्लाइड्स हैं, जिसमें कि कोई कांग्रेस को बचाने का फॉर्मूला नहीं है, उसमें सिर्फ आंकड़े हैं और समीकरण हैं, इतिहास है, अतीत है और कांग्रेस को क्या करना चाहिए ये बताया गया है। ये तो कांग्रेस का बच्चा जानता है कि कांग्रेस को अगर ठीक करना है तो अब जरूरत कहां है और क्या उनको करना है। तो कहने की बात यह है कि प्रशांत किशोर ने काफी हद तक कांग्रेस के द्वार अपने लिए खुद बंद किए हैं और इसके बाद भी अगर कांग्रेस आलाकमान उनको पार्टी में शामिल करता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वो एक हो सकता है अच्छे आईटी एक्सपर्ट हों, वो एक अच्छे प्रोफेशनल स्ट्रेटजी बनाने वाले, चुनाव का कैंपेन की जो रणनीति बनाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छे मंजे हुए राजनेता नहीं। एक सियासत के लिए उनको सियासत अभी हिंदुस्तान की समझनी पड़ेगी, उनको राजनीति की धाराएं समझनी पड़ेगी, विचारधाराएं समझनी पड़ेंगी, राजनीति के दांव पैंच और खेल समझने पड़ेंगे। मेरी नजर में प्रशांत किशोर इस मामले में अभी बहुत कच्चे हैं और उन्होंने जो एक ऐसी भूल की है जो शायद उनके राजनीतिक जीवन में भारी पड़ेगी। उन्हें एक बार सोचना होगा कि क्या वजह है कि जिनके साथ वो काम करते हैं दोबारा उनको साथ नहीं रखना चाहते। कोई तो वजह होगी, कोई कारण तो होगा। करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए की फीस लेके और पैसा लेके वो ये कहने को तैयार नहीं है पार्टियां कि हां हमारी जीत प्रशांत किशोर के कारण हुई है। तो ये प्रशांत किशोर की भूल है जो वो ये समझ रहे हैं कि उनकी वजह से पार्टियां जीती हैं और शायद यही भूल उनको रही। उनके अवचेतन मन में ये धारणा बन गई कि जब मैं दूसरी पार्टियों को उनके राज्यों में जिता सकता हूं तो मैं अपना कैरियर खुद क्यों नहीं बना सकता, मैं क्यों नहीं सियासी पारी खेल सकता। भ्रम होता है, भ्रम बना रहने देना चाहिए। एक बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को भी कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि बैलगाड़ी वो खींच रहा है, तो भ्रम बने रहने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरी दृष्टि में प्रशांत किशोर को अभी काफी कुछ सीखना है। सियासत में बहुत कच्चे हैं, अपरिपक्व हैं और अगर इस सबसे अच्छी शुरुआत वो करना चाहते हैं तो वो जहां के बिहार के रहने वाले हैं वो बिहार जाएं, एक छोटी सी अरविंद केजरीवाल की तरह एक प्रादेशिक पार्टी बनाएं और वहां बिहार में चुनाव लड़कर के दिखाएं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कमाए होंगे, तो अगर बिहार के चुनाव में अभी से काम करेंगे तो अगले बिहार के चुनाव में बहुत अच्छा कुछ काम कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कर दिखाया तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में उनकी धूम होगी, उनकी वाहवाही होगी, जैसी अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली की राजनीति में छाए हुए हैं। तो प्रशांत किशोर इस मायने में मुझे लगता है कि अब उनको बहुत अपने आप में बदलाव की जरूरत है। आज की बात में सिर्फ इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ। देश भर में निजी अस्पताल मरीजों को सरेआम लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां हजारों रुपए भरने के बावजूद भी मरीज की जान खतरे में है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ में निजी अस्पतालों द्वारा सरेआम मरीजों को लूटा जा रहा है। एक महिला की ऐसी ही शिकायत सामने आई है जिसमें सिर्फ पेट दर्द के इलाज में 90,000 रुपए खर्च करने के बावजूद पेट दर्द की शिकायत से महिला को निजात नहीं मिली है। दरअसल बांगरमऊ की रहने वाली गुड्डी नामक मरीज को पेट में दर्द था। पेट दर्द के ऑपरेशन के बहाने बच्चेदानी निकाल लेने का आरोप इस महिला ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है। यहां बार बार महिला का ऑपरेशन किया गया लेकिन पेट दर्द की शिकायत बनी रही और शिकायत करने पर मरीज को और परिजनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, जिससे अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। धोखा है ना, 420 करी हमारे साथ में, ऑपरेशन का सर्जरी होगी, सर्जरी की वजह से हमारा ऑपरेशन करवा दिया, बच्चेदानी निकलवा दी। हमने यहाँ दे गए थे 11 तारीख को कोतवाल साहब को। कोतवाल साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। जब मैं फिर आई तो यहाँ वो आ रहे थे बड़े अधिकारी, तो कहने लगे कि ऐसा है, हम आ रहे हैं तुम्हारी दे देंगे। तो हमने कि हमारी 11 तारीख की रसीद दे दो।
मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए जगह जगह बन रहे नर्सिंग होम और अस्पताल की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जहां इलाज के नाम पर सरेआम बिजनेस चलाया जाता है। फिर भी उत्तर प्रदेश का उन्नाव प्रशासन अवैध संचालित अस्पतालों के आगे नतमस्तक है, जिस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। लाउड स्पीकरों का मुद्दा इन दिनों देश भर में टॉक ऑफ द नेशन बना हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकरों को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर पुलिस विभाग ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। शासन और डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्योहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीजों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्योहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्मगुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज कम की गई है। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 हैं और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000 है। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद हैं वहां विशेष प्रबंध किए गए हैं और हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है लगभग 47-48 कंपनी पीएससी लगाई है, 7 कंपनी सीएपीएफ भी लगी है। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और भी मिलने की संभावना है तथा हमारी पूरी सिविल पुलिस की फोर्स जो जनपदीय इकाइयों में है वो उस दिन रहेगी। इस संबंध में सभी पीस कमेटी की मीटिंग भी करा ली गई है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जैसे पूर्व में सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत ढंग से किए गए हैं, आने वाला त्योहार भी उसी तरीके से आपसी भाईचारा के साथ संपन्न हो। बढ़ता जा रहा वायु प्रदूषण देश भर में चिंता का सबब बना हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे प्रयासों पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री अरुण सक्सेना ने जानकारी दी। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए न सिर्फ भारत देश में पूरे विश्व में तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के आशय से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री अरुण सक्सेना ने वायु प्रदूषण कैसे किया जाए उस पर मार्गदर्शन दिया। जून मई में जो भी फेंका जाता है वो सब वापस आता है और हमारा लक्ष्य इसे कंट्रोल करना है, ये बात कही गई स्वतंत्र प्रभार मंत्री अरुण सक्सेना की ओर से। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट गाड़ियां डस्ट से भरी होती है, इसे बदलना, साफ करना और परिवर्तन लाना ही जरूरत है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जाएगी। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये कार्यशाला है। एयर पॉल्यूशन डिजीज का बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल एस्थमा हो, सीओपीडी हो, न्यूमोकोनियोसिस हो। ये बहुत सी बीमारियां एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं और एक बार हो जाए तो कोई इलाज नहीं है। तो इनको कम करने के लिए, इनकी रोकथाम करने के लिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, लाइफ स्पैन को सही रखने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। एयर पॉल्यूशन कम होगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी और एयर पॉल्यूशन में जहाँ से पॉल्यूशन होता है उसको कम करने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है उसको कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं को सही कार्यान्वयन के लिए हमको फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई है। विभाग द्वारा पर्यावरण कम करने के लिए काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें अभी हाल में ही बहुत जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश के 4 या 5 जगहों पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं जहां 24 घंटे एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होगी। पता लगेगा कि यहाँ का क्या पॉल्यूशन है ताकि उस हिसाब से वहाँ एक्शन हो। जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनसे धुआं निकलता होता है
उनकी रोकथाम की जा रही है। नदियों में जो नाले गिर रहे हैं उनको रोकने के लिए एसटीपी लगाई जा रही है। इस तरह से हम जल, वायु, पृथ्वी तीनों का प्रदूषण रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।